वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। लाजवाल किरदार उन्होंने निभाए और अगर पाकिस्तान टेलीविजन की बात की जाए तो वहाँ पे उन्होंने एज ए हीरोइन काम स्टार्ट किया। फिर आपने उनको माँ के किरदार में देखा तो उन्होंने माँ का किरदार बखूबी निभाया, फिर सास का किरदार बखूबी निभाया और आज भी पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उस पर वो राज कर रही है किसी न किसी किरदार से। और हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिना बयाज साहिबा की। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स ग्रेट टू सी यू हिना साहिबा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक एक्सटेंडेड पीरियड से इस इंडस्ट्री में हैं और आपका एक सफ़र भी रहा है। किस तरह आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और कैसा सफ़र रहा आपका? मेरा एक्चुअली इंडस्ट्री में आना कुछ इत्तेफाक से हुआ था, लेकिन आई मैं अपनी प्रोफेशनल रीजंस ही की वजह से थी। आई एम बाय क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल डिजाइनर। मैं डिजाइन का काम ही करती थी और मैंने शुरुआत जो टेलीविजन पे की थी वो कैमरे के पीछे शुरू की थी। एक डिजाइन बेस्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, उसकी स्टाइलिंग और इवेंचुअली उसकी होस्टिंग मुझे करनी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी फील्ड्स के बारे में समझा नहीं जाता। तो जो एंकर ड्रिवन शोज होते हैं उसमें रिसर्च बहुत काउंट करती है और सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सफर वहां से शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, एज अ टॉक शो होस्ट मैं काम करती रही, जिसमें कि फिर किसी को ये ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। पहले मैं इसके हक में नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन मैंने उस मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को इस हद तक लिया कि ठीक है कोई सिग्निफिकेंट काम करूं मगर निस्बतन छोटा, ताकि अगर मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं है तो मेरा अपना जो मेन स्ट्रीम में काम चल रहा था वो जारी रहे। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट वेल और आज मैं आपके सामने हूँ, लेकिन सफर लंबा था। और मुझे लगता है कि जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं या सीखते हैं वो सारा कंट्रीब्यूट करता है आपके हर अगले कदम में। तो अगर मैं एकदम से एक्टिंग में आ जाती तो शायद मुझे ना सिचुएशंस की समझ में आती, ना मुझे किरदारों की समझ में आती। मेरा काम क्योंकि रिसर्च बेस्ड था तो मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों, इलाकों, मुख्तलिफ सिचुएशंस और टॉपिक्स की एक काफी अच्छा गहरी हिना साहिबा, इंसाइट आपने जो बात की आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आज भी आपका काम हम पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को कहाँ पे देख रही हैं और खुद आप जैसे जो तजुर्बेकार हमारे एक्टर्स हैं वो इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जहां आज खड़ी है, ऐसा मौका कभी किसी को नहीं मिला था। माशाल्लाह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की एक पहचान है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग देख रहे हैं। वो डब सूरत में भी देख रहे हैं और सबटाइटल्स के साथ भी देख रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री आज जहाँ खड़ी है क्योंकि एक मशरूम ग्रोथ हुई है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लोगों की नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने काम में आने के बाद सीखा है। अब मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त सीनियर हैं और जिनके पास तजुर्बा है, ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो उसको आगे पास ऑन करें। मगर उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ फॉर्मल एजुकेशन भी हो, जहां पर के फैकल्टी में इवन, क्योंकि फुल टाइम एक्टर्स जो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो जाकर एज पार्ट ऑफ फैकल्टी फुल टाइम काम कर सके, तो फिर कुछ ऐसी वर्कशॉप्स की जाए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहां पर के लोगों को ये तालीम दी जाए। मगर उसके साथ साथ हम लोग ऑन सेट भी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं, जो नए आने वाले हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको इनकरेज कर रहे होते हैं। दैट्स ग्रेट। मगर कई कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सीखने के मूड में नहीं होते। हमने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था या मैंने जब रखा था तो मैंने अपने सीनियर से बगैर उनके सिखाए भी बहुत कुछ सीखा। सिर्फ उनको ऑब्जर्व करके, उनसे सवाल करके, उनसे सलाह मशवरे करके। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरे मेंटोर्स बने। मगर आज शायद जो लोग आते हैं वो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए आते हैं, वो ऑलरेडी एक तरह से उनका नाम निकल चुका होता है, तो उनको शायद जरूरत महसूस नहीं होती कि उन्हें इस फील्ड में प्रोफेशनली, टेक्निकली कुछ सीखना। हिना साहिबा, जैसे आपका जर्नी, जो सफ़र सुनकर ना बहुत इंस्पायरिंग था। यू आर अ ग्रेट एंड मल्टी टैलेंटेड वुमेन। जिस तरह से आपने बात की, आप क्या समझती हैं कि एक अदाकार को अदाकार कब कहा जा सकता है, कब उसको ये हक हासिल होता है? क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम बहुत से ऐसे नौजवान नस्ल है जो कि टिकटॉक अकाउंट्स, यूट्यूब अकाउंट्स बनाकर खुद को सेलिब्रिटी कहलवाने लग जाते हैं।
आपका सवाल जो है वो मल्टी लेयर्ड है, क्योंकि सेलिब्रिटी कहलाने में और अदाकार होने में फर्क है। लेकिन ये हक हर किसी का है कि वो क्या कहलाता है, क्योंकि ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। आप अगर इस प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ आते हैं कि जी मैं अदाकार हूं, तो शायद ये आपके लिए कई बार डिसअपॉइंटिंग भी होता है। अगर आज सोशल मीडिया की वजह से लोगों का चेहरा पहचाना जाता है, तो वो पहचान नहीं होती, वो कोई इमेज नहीं होता, वो सिर्फ एक चेहरे की शनाख्त होती है। तो इमेज बनाने में और अपनी पहचान करवाने में, अपना नाम बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है। तो आप किसी भी जरिए से अदाकारी की तरफ आ जाएं, वो इतना मैटर नहीं करता। ये चीज ज्यादा अहम है कि आपने वहां आने के बाद अपने आप को किस तरह से मनवाना है, बिल्कुल। आपने कितनी मेहनत करनी है, अपने किरदारों को, सिचुएशंस को, ड्रामे की टेक्निक को किस तरह से समझना है। क्योंकि बहुत सारे जो बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, हाँ हाँ। उन्होंने पूरी दुनिया में जिंदगी में एक्टिंग देर से शुरू की, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा उनके पास हुआ। ऐसा ही है। सम ऑफ आवर ए लिस्ट हॉलीवुड एक्टर्स, खवातीन, उन्होंने 40s में आके एक्टिंग शुरू की। तो जिंदगी का तजुर्बा और वो सीख जो होती है, वो फनकारी अदाकारी में इसलिए काम आती है, क्योंकि ये अंदर से आना होता है, ये वो सेंसिटिविटी होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है जो किरदारों को निभाने में आनी ये बहुत चाहिए। जबरदस्त बात है तो वैसे। उस सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने आप को सेलिब्रिटी समझना या ये फर्ज कर लेना कि हर कोई आपको जानता और पहचानता है, अच्छा हिना, इसमें जिस तरह आगे सेलिब्रिटी की बात की, तो एक एक्टर की अगर बात करें तो सोसाइटी का माइंडसेट बदलने में, सोसाइटी को बदलने में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, ऐसा ही है। आपको पसंद करते हैं, जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के आप एक्ट करते हैं, वो अपनी लाइफ में भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक एक्टर का सोसाइटी में? सबसे ज्यादा जिस शख्स को लोग देखते हैं और जिससे रिलेट करते हैं वो अदाकार ही होता है, क्योंकि डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कैमरे के पीछे जितने लोग काम कर रहे होते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उनकी पूरी पूरी टीम्स होती हैं, राइटर सबसे बड़ी बात है जो होता है, उसके बारे में अमूमन लोगों को इतना नहीं पता, बिल्कुल। अनलेस कि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और आप जानना चाहें। लेकिन अदाकार को लोग देखते हैं और उससे एक रिश्ता बना लेते जो हैं। दिखता है वो बिकता है। तो मुझे लगता है Exactly. कि उस अदाकार के ऊपर फिर एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से आयद हो जाती है कि अगर आपकी एक पहचान है और आपका एक नाम है और लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपने भी माशरे को कुछ वापस देना है, बहैसियत एक शहरी, बहैसियत एक इंसान। क्योंकि आप की बात को लोग सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप क्या बात करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, आप किस सोच को फरोग देते हैं, आप क्या जबान इस्तेमाल। अच्छा क्योंकि हिना उसका- हिना साहिबा, जिस तरह से आपने ये बताया कि हर चीज़ के ऊपर, मतलब हर चीज़ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो फिर आप क्या समझती हैं एक इन्फ्लुएंसर में और एक एक्टर में मेन डिफरेंस क्या होना चाहिए, या फिर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स वाली चीज को मैं जाती तौर पर इतना मानती नहीं हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना क्या होता है कि आप किसी को किसी चीज के लिए तैयार करते हैं या उनको रागिब करते हैं या उनको कन्विंस करते हैं। तो अगर आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और आप उसको लगा कर बता रहे हैं, उसमें से कितना सच है कितना झूठ है, ये कोई नहीं जानता। तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, मुझे ये टर्म समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है मैं अगर एक इंसान किसी को देख रही हूँ तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होंगी जिसकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे यकीन होगा। तो मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी और अपने इमेज को बनाने के बाद ही ठीक हो गया ना, influencer की position- क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हिना हमारे साथ मौजूद हैं और जब वापस आऊँगा मैं तो मैं इनसे इनके ड्रामास के हवाले से पूछूंगा हाँ। कौन सा का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जिसको वो अपना फेवरेट समझती हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हिना बयाद हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ गपशप का खूबसूरत सिलसिला इस वक्त जारी हो सारी है ना। आपने बहुत सारे ड्रामास किए, जैसा मैंने पहले बताया कि बचपन से लेके आज तक हम आपको देखते आ रहे हैं। कौन सा ड्रामा है, वैसे ये मुश्किल सवाल है, कौन सा ड्रामा है जो आपको
बहुत ही पसंद है कि ये ड्रामा मैंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया? मैं उन खुशकिस्मत अदाकारों में से हूँ जिनको अल्लाह ताला ने और लोगों ने बहुत अच्छे मौके दिए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आइकॉनिक हैं और शायद पाकिस्तान में ना पहले ऐसे हुए और ना कभी होंगे। ऐसे किरदार हैं जहां मैंने हुमायूं सईद की माँ बनना कबूल किया, हालांकि हमारा एज डिफरेंस तो उतना है नहीं, लेकिन मुझे था कि ये कैरेक्टर मुझे दोबारा नहीं है। वो बड़ा पुराना एक ड्रामा था, जिस जमाने में शायद सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन आज भी उससे पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामों में गिना जाता है और उसका नाम था तुम हो के चुप। मेरे किरदार का नाम बीबी जौनम था, जो एक ईरानी औरत थी जो रेवोल्यूशन के very ज़माने में बलूचिस्तान की तरफ आ गई। एक बच्ची थी, जिसके साथ एक बूढ़े सरदार ने शादी कर ली, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत बहुत कमाल का ड्रामा। जियो का ड्रामा था, इकबाल अंसारी साहब उसके प्रोजेक्ट हेड थे, हसी वसम की डायरेक्शन थी। मेरा नाम यूसुफ, खलील रहमान कमर साहब के बहुत बेहतरीन लिखे हुए ड्रामों में से, जो मेरी जबार ने डायरेक्ट किया। तलखियां, जो बीगुल की राइटिंग थी, खालिद अहमद साहब की डायरेक्शन थी, एक्सप्रेस पे चला था। तो मुझे लगता है कि ऐसे आइकॉनिक ड्रामे, शहरजाद उनमें मैं शामिल करूंगी, मताए जान को मैं उसमें शामिल करूंगी। रिसेंटली खुदा और मोहब्बत, खाई, जो वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किए, सेवन स्काई जियो के ड्रामे थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत रेंज मिली है, यहाँ तक कि एक 5 आती हुई बिल्कुल जाहिल बुर्का ओढ़े हुए गालियां बकती हुई एक उस्तानी जी, उसका किरदार भी मैंने किया। बहुत कमाल का ड्रामा था वो भी, मुझसे तलत ने डायरेक्ट किया था एक्सप्रेस के लिए। मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामों की, गरमान रह जाए उसका नाम था, ऐसे ड्रामों की एक लाइफ जो है ना वो इटर्नल होती है, जिसको लोग देखते रहते हैं, जिससे लोग सीखते रहते हैं। लाइट हार्टेड उसमें अगर मैं हूं तो ऑन जारा और इश्क जलेबी, वो किरदार ऐसे जिनके साथ लोग जीते थे, उनके साथ हंसते थे, उनके साथ रोते थे, और आज भी वो रेलेवेंट है। तो आई थिंक ये काम जो है ये आपके जाने के बाद भी रह जाता है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे किरदार मिले, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले, ऐसे हिदायतकार मिले। मंटो, अच्छा हिना साहिबा, जैसे अभी हमने ड्रामों के हवाले से बात तो की है, बहुत से ऐसे ड्रामे थे जो हमने भी देखे और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं उनमें, लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है जिस तरह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कर रही है। आप क्या समझती हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ज़वाल की वजह क्या है और क्या इसको दोबारा से उस तरह से उठाया जा सकता है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत बर्बाद किया गया, खत्म किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बनाया गया। ऐसे लोग बीच में आ गए जिनका दूर दूर क्रिएटिविटी से कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए, एक पढ़ा लिखा अदाकार, एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत अच्छा अदाकार बनता है, बहुत अच्छा हिदायतकार बनता है, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बनता है, क्योंकि ये सारा मामला बहुत सेंसिटिविटी मांगता है, एहसास मांगता है, समझ मांगता है, बारीकबीनी मांगता है। तो वो चीज जब तक नहीं आएगी, आपका काम फ्लॉप होता रहेगा। हमारे ड्रामों की बनिस्बत हमारी फिल्मों में राइटिंग का फुकदान है, हिदायतकारों का फुकदान है। जो अच्छे हिदायतकार भी हैं, उनका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एक स्क्रिप्ट होती है, कंटेंट। फिल्म की स्क्रिप्ट। आप सोचें कि जो कहानी आप ड्रामे में 30 से 35 किस्तों में बता रहे हैं, वो आपने 1.5 घंटे के अंदर बतानी, तो उसका क्राफ्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल आपको दूंगी। मंटो जो फिल्म बनी थी, मंटो का ड्रामा सीरियल और फिल्म साथ साथ बने, मगर वहां पर भी वाज़ेह था कि जो फिल्म है उसमें क्या चीजें शामिल होंगी, कौन से सीन हैं जो हम फिल्म और टेलीविजन दोनों के लिए कर रहे हैं, और वो कौन से सीन हैं जो हम सिर्फ टेलीविजन के लिए कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा आई थिंक कामयाब तजर्बा था, मगर मेन स्ट्रीम में वो काम नहीं किया गया। फॉर्मूला फिल्म्स के नाम पर हमने बहुत अजीब सी फिल्में बनाई हैं, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा तभी कामयाब होता है जब उसमें आर्ट की भी जगह हो। अगर आप सिर्फ आर्ट के नाम पे कोई अजीबोगरीब चीज बना देते, लोगों की समझ में नहीं आती, तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर आप कमर्शियलिज्म के नाम पे लोगों को लग़वियात बेचते हैं, तो भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो आई थिंक वो बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिल्कुल ऐसे उसी बैलेंस के हवाले से मैं आऊँगा। और आपने स्क्रिप्ट की बात की थी ना, मैं वहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ
है ना कि पीटीवी के 90s के ड्रामास की बात की जाए तो 90s में स्क्रिप्ट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हिदायतकारी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। पीटीवी का हर ड्रामा अपने अंदर एक कहानी रखता था और इस तरह के सीन्स भी होते थे कि रोड्स की रोड्स ब्लॉक हमें नज़र आती थी 8 से लेकर 9 बजे तक। लेकिन अब हमारी स्टोरीज सेम हैं, सास बहू का किस्सा है, लव स्टोरीज हैं, फिर तीसरी शादी की स्टोरी है या फिर तलाक की स्टोरीज है। जितने भी आप टीवी सीरियल्स देख लें, ये इतनी गिरावट की वजह क्या है? देखिए, जो पीटीवी का बहुत अच्छा ड्रामा था, उसमें भी कहानियां घरों की ही होती थी। कभी कभार कुछ ऐसे भी सोशल इश्यूज पर बात होती थी, लेकिन वो भी 80 की दिहाई तक हुआ। 90s में आके हमारा टेलीविजन भी बहुत खराब हो गया था, बहुत ज्यादा इंडियन सोप ओपेरा से वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था। जो पुराने हमारे ड्रामे थे पीटीवी के, उसमें अगर फातिमा सुरैया बजिया साहिबा के ड्रामे चलते थे जो यार खातून के नावलों पर मबनी थे, तो वो बड़ी कहानियां होती थी खानदानों की, नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर्स जैसे हमारी फैमिलीज में होते वहां भी होते थे। अशफाक अहमद साहब भी लिखते थे, बानो कुसिया साहिबा भी लिखती थी, हाँ। अमजद साहब भी लिखते थे। आपके पास एक बड़ी रेंज थी राइटर्स की। वो ये चीज जो आज मैं कहती हूँ, हमारे पास राइटर्स की रेंज नहीं है। बहुत माजरत के साथ बहुत सारे राइटर्स जो इस वक्त लिख रहे हैं, जो खवातीन खासतौर पर लिख रही हैं, बहुत अच्छा भी लिखती हैं, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स, उनका एक्सपोजर अपने खानदानों तक है शायद, बहुत ज्यादा दुनिया उन्होंने नहीं देखी है, उन्हें वो कहानियां समझ में नहीं आती या वो लिख नहीं पाते जो उनके दायराकार से आगे की है। मैं अगर किसी प्रोफेशनल औरत का किरदार करना चाहती हूँ कि मुझे एक मेरी उम्र की एक औरत का किरदार दें जो शायद एक करियर वुमन है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, जो कि जाहिर है 20, 25, 30 साल बाद अपना एक मकाम बनाती है। So true. वो किरदार उठाकर आप एक 30 साल की लड़की को दे देते हैं जो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती, और जो आपकी 15-16 साल की उम्र की कैरेक्टर्स होते हैं वो आप 40 साल की उम्र की खवातीन से करवा रहे होते हैं। तो हमारा जब तक ये समझ नहीं आएगी ना हमें कि हमने बैलेंस नहीं किरदारों होगा पर जब काम तक। करना है, तो फिर हम सिर्फ लड़का लड़की कहानी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, जिसमें कहीं तो आप 35 साल की औरत को 40 साल के मर्द की माँ बना देंगे, और कहीं पर आप किसी 50-55 साल की औरत को सात जो है 60-70 साल से भी ऊपर का दिखा देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे पास एक किरदार नहीं आता, मेरे पास ये आता है कि जी फलां की माँ है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो माँ जो होती है ना, वो एक औरत होती है और उसका एक किरदार होता है, और उसके उस कैरेक्टर की वजह से उसका बेटा या बेटी वैसे होते हैं जैसे कि आप दिखा रहे हैं। हाउ कैन यू निगेट कैरेक्टर्स? आबिद अली साहब को मैं मरहूम को मैं आबिद अली साहब हमारे बहुत बड़ा जी, जी। नाम, बहुत बड़े हमारे फनकार, उनको मैं कोट करूंगी। उन्होंने एक बार कहा था कि आप जब कहानी बनाते हैं ना और आप कहते हैं जी सपोर्ट कास्ट, तो आप देखिए आप लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं। वो सपोर्ट कास्ट जो होती है ना, वो सतून होते हैं जो इमारत को खड़ा करके रखते हैं, ऐसे ही है। और वो लड़का लड़की जिसकी कहानियां बना रहे होते हैं ना, वो उन पिलर्स के बगैर कहानी चला नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो इन्फ्लुएंसेस नहीं होंगे कहानी में, आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही। और मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब मुझे कहा जाए कि जी ये लीड कैरेक्टर है और ये एक ऐसी औरत का कैरेक्टर है जो कि आपकी उम्र की है। ऐसी कहानियां नहीं लिखी जाती, हालांकि कहानियां शुरू होती हैं 40 बार। यकीनी तौर पर ऐसा ही है हिना साहिबा, आपने बहुत अच्छी बातें की कि मतलब हर करैक्टर को उसमें ढलने में वक्त लगता है और उसको वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, आपको क्या लगता है मतलब बतौर एक एक्टर होना क्या वो हसास भी होता है? क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी हमारे हालात हैं, मुल्की हालात हैं, उनको सामने रखते हुए क्या महसूस होता है? मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा दिल बहुत दुखता है इस मुल्क में। मैं इस मुल्क में पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ। मेरे वालिद एक ऑनेस्ट आर्मी ऑफिसर थे और क्वालिफाइड थे, सिर्फ इंटर पास करके नहीं आए थे। ही वाज अ क्वालिफाइड इंजीनियर। मेरे वालिद का बैच था जिसको डायरेक्टली आर्मी में इंडक्ट किया गया था। उनका बड़ा यूनिक पीए नंबर भी है क्योंकि वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, तो पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग, और ऐसे लोगों ने दिल बर्दाश्ता होकर ही आर्म फोर्सेस छोड़ भी दी। उसके बावजूद हमारी अपनी आर्म फोर्सेस से ना मोहब्बत कम हुई, ना हमारी सिटीजन से हमारी मोहब्बत कम हुई, ना हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत कम हुई।
बस हम ये देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे इंस्टीट्यूशंस को डैमेज किया जा रहा है, उनका मयार गिराया जा रहा है, उनका इमेज खराब हो रहा है, और खराब किया नहीं जा रहा, वो शायद खुद अपना इमेज खराब कर रहे हैं। कर रहे हैं। मैं हर पॉलिटिशियन को बुरा नहीं कहती, मैं अपने फौज पाकिस्तान को बुरा नहीं कहती, मैं अपने बिजनेसमैन को बुरा नहीं कहती, मैं अपनी कौम को बुरा नहीं कहती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ये जगह देता है कि वो मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो वो मुल्क को बर्बाद ना करें। अगर मुल्क के लिए नहीं तो अल्लाह के खौफ से ही कुछ बेहतरी ले आए। क्योंकि मैंने इस कौम को बदतमीज होते हुए देखा है। एग्जैक्टली। मैं लाकानूनियत को रोज सड़कों पर ट्रैफिक पर देखती हूँ। मैं गवर्नमेंट की नंबर प्लेट्स के साथ वीगो डाले देखती हूँ जो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि एक पेडेस्ट्रियन जा रहा है या एक और गाड़ी खड़ी हुई है या हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और ये लाकानूनियत आहिस्ता आहिस्ता आम होती जा रही है। हम हर बुरी चीज को अपनाते चले जा रहे हैं। हम वेस्ट से हर बुरी रस्म को उठाते चले जा रहे हैं। उनके गलत फेस्टिवल्स को मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके ट्रैफिक के उसूल हमने नहीं सीखे। हमने इंसाफ देना नहीं सीखा, हमने इंसानियत छोड़ दी है। और मेरा दिल इस चीज पर बहुत दुखता है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि जब तक अल्लाह की जात है और मेरा उस पर ईमान है, मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकती। ये हमारे ऊपर है, हर फर्द के ऊपर है बेशक। कि मैं कानून की रखवाली करूं, मैं गलत बात ना करूं, और मैं गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी हासिल करूं। क्योंकि हकीकी